की गवाही, शहर शहर तबाही। बेशक आज 37वां दिन है, रूस और यूक्रेन आमने सामने है। रूस रुक नहीं रहा, यूक्रेन झुक नहीं रहा। लेकिन अब देखिए, कहते हैं ना कि समय का चक्र घूमता है और ये घूमता हुआ चक्र अब रूस के लिए मुसीबतें खड़ी कर रहा है, क्योंकि पहली बार ऐसा सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने रूस के अंदर घुसकर रूस पर हमला किया है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ हम आपके बीच हैं। वॉर ब्रेकिंग के साथ शुरुआत करते हैं इस पूरे प्रकरण की, क्योंकि ये वॉर ब्रेकिंग बता रहा है कि रूस अगर मान नहीं रहा तो यूक्रेन भी झुक नहीं रहा। और 37वें दिन यूक्रेन ने भी अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। पहली बार रूस के एक शहर में घुसकर ऑयल डिपो पर बड़ा हमला किया गया है। बेलगोरोड शहर है जो सीमा से लगा हुआ शहर है, रूस की सीमा से लगा हुआ शहर है, और यहां पर ऑयल डिपो पर एक बड़ा हमला किया गया है जिसमें 2 लोगों की मौत की भी खबर है। यूक्रेन की तरफ से किया गया यह हमला रूस पर वो सीधा प्रहार है, वो हवाई प्रहार है जो अब इस चर्चा को सरगर्म कर रहा है कि क्या इस हमले के बाद पुतिन ज्यादा बौखला जाएंगे और क्या परमाणु वार का खतरा ज्यादा मंडराएगा। देखिए, धू धू करती ये तस्वीरें, ये आग की लपटें इस बात की गवाही दे रही है कि रूस ने भले ही यूक्रेन में शहर शहर तबाही मचाई हो, लेकिन यूक्रेन ने भी अब रूस का दम निकालने का दम भरा है। और पहली बार यूक्रेन ने रूस के किसी शहर के अंदर घुसकर वार किया है। बेलगोरोड शहर के ऑयल डिपो पर बड़ा हमला किया गया है यूक्रेन की तरफ से। इसके अलावा लेकिन दूसरी तरफ देखिए, रूस है जो मानने को तैयार नहीं है। माइकोलाइव मिसाइल हमले में, माइकोलाइव में जो यहां पर भवन है, प्रशासनिक भवन है, उस पर रूस का हमला हुआ और इस रूसी हमले में 24 लोगों की जानें गई है। यूक्रेन में ये शहर है माइकोलाइव, जहां की प्रशासनिक भवन पर रूस का हमला हुआ है। माइकोलाइव मिसाइल हमले में मरने वालों की संख्या 24 पहुंच चुकी है। 23 शवों को पहले बाहर निकाला गया, बाद में एक और शव को निकाला गया बाहर। अस्पताल ले जाते वक्त उनकी भी मृत्यु हो गई, यानी 24 लोगों ने अब तक जान गंवा दी है। माइकोलाइव प्रशासनिक भवन पर रूस का यह बड़ा हमला, यानी एक तरफ रूस है जो लगातार यूक्रेन में तबाही मचा रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन भी है जो इस वक्त रूस के लिए भी अब नाक में दम करने वाला कदम उठा रहा है। इन सबके बीच लगातार देखिए, बातचीत की टेबल पर आने की बात हो रही है, लेकिन बातचीत से पहले अगर ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं तो ये युद्ध कहां जाकर रुकेगा। एक और वॉर ब्रेकिंग आ रही है, सीधे रुक करते हैं वॉर ब्रेकिंग का। पुतिन को युद्ध की सही जानकारी नहीं दी जा रही है, ये बहुत बड़ी और अहम खबर हो जाती है। अमेरिका की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि दरअसल जो प्री वॉर स्ट्रैटेजी पुतिन ने बनाई थी, पुतिन के सलाहकारों ने बनाई थी, वो प्री वॉर स्ट्रैटेजी पूरी तरह से फेल इसलिए हुई है क्योंकि पुतिन को सही जानकारी, सही स्थिति की जानकारी नहीं दी जा रही है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इसीलिए अपनी सलाहकारों पर बड़ी कार्रवाई की है, उन्हें हटाया गया है, नजरबंद किया गया है। और ये सब कुछ दावा कर कौन रहा है? ये दावा अमेरिका की तरफ से हो रहा है। राष्ट्रपति पुतिन बहुत कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहना है जो बाइडेन का, वो अमेरिका जो निरंतर और सतत रूप से यूक्रेन को लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा है और इस सपोर्ट के जरिए यूक्रेन के सहारे अपनी दरअसल खिचड़ी पकाने की वो कोशिश कर रहा है। और इन सब के बीच देखिए, रूस पर प्रतिबंध पहले ही लगाया जा चुका है, अमेरिका ने कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। अब G20 से भी रूस को बाहर निकालने के लिए एक बार फिर से आवाजें बुलंद हुई है। कनाडा ने ये आवाज बुलंद की है, जस्टिन ट्रूडो ने यह कहा है कि G20 से रूस को बाहर किया जाए। रूस को G20 से बाहर करने के पक्ष में ट्रूडो ने कनाडा पीएम की तरफ से कहा गया है कि हमेशा की तरह व्यापार नहीं कर सकते रूस के साथ। एक टेबल पर बैठकर हम कैसे व्यापार कर सकते हैं? तो जस्टिन ट्रूडो यानी कनाडा के पीएम ने G20 से इधर रूस को बाहर निकालने का भी सीधे सीधे उन्होंने बाहर निकालने की बड़ी अपील की है।
तो बड़ी गवाही है, बर्बादी की गवाही, शहर शहर तबाही। एक तरफ हम देख रहे हैं कि रूस है जो लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ युद्ध के 37वें दिन हमने जो देखा है वो ये बता रहा है कि यूक्रेन भी झुकने को तैयार नहीं है। यूक्रेन ने जहां एक पहली बार रूस के किसी शहर के अंदर घुसकर हमला किया है, वहीं इन 37 दिनों में यूक्रेन ने रूस को कितना नुकसान पहुंचाया है, आइए जरा जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो यूक्रेन की तरफ से अब तक रूस के 601 टैंक खाक किए जा चुके हैं, तबाह किए जा चुके हैं, बर्बाद किए जा चुके हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए देखिए, अगर एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो 130 ऐसे फाइटर फ्लाइट्स हैं, फाइटर प्लेन हैं, जिन्हें यूक्रेन ने नेस्तनाबूद कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है, खाक में मिला दिया है। 1750 बख्तरबंद गाड़ियां हैं जिसे यूक्रेन की तरफ से, रूस की ये 1750 बख्तरबंद गाड़ियां हैं जिसे रूस ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। एंटी एयरक्राफ्ट को भी, जो सबसे बड़ा हिस्सा बने थे, दरअसल एंटी एयरक्राफ्ट को भी 60 ऐसे एंटी एयरक्राफ्ट हैं जिनको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है यूक्रेन की तरफ से। रूस के ये तमाम वो लॉजिस्टिक है। और देखिए, सैनिकों की अगर बात की जाए तो अब तक 18,700 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। यानी अगर रूस ये कह रहा है कि यूक्रेन को वो तरह तरह से तबाह कर रहा है, तो फिर यूक्रेन ने भी रूस को कितना नुकसान पहुंचाया है, इस ग्राफिक के जरिए हमने आपको बताने की कोशिश की है। कुल मिलाकर अगर देखें तो देखिए, इतना तहद है कि अगर हम ये कहते हैं कि बर्बादी की गवाही, शहर शहर तबाही, तो तबाही दोनों तरफ है। अगर यूक्रेन तबाह हो रहा है तो फिर दूसरी तरफ रूस को भी भारी तबाही देखनी पड़ रही है। उनके लॉजिस्टिक्स को पूरी तरह से यूक्रेन की सेना खत्म करने की कोशिश कर रही है। हालांकि अब भी रूस ये कह रहा है कि ये तो सिर्फ 10% है, अभी 90% को उन्होंने अभी इस्तेमाल किया ही नहीं है। और अगर 90% इस्तेमाल होता है तो फिर यूक्रेन का क्या होगा? क्या यूक्रेन का ये हवाई वार पुतिन को परमाणु प्रहार करने के लिए मजबूर कर रहा है? आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त बहुत खास अतिथि जुड़ चुके हैं। मैं स्वागत करती हूं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र सिंह जी। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए समय निकाला। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि युद्ध हो रहा है, 37वां दिन है, हम लगातार ये कह रहे हैं कि रूस यूक्रेन में तबाही मचा रहा है, एंड हमने ये देखा भी है, वी हैव सीन इट। चाहे वो फिर अब खार्किव की बात हो, कीव के आसपास की बात हो, मारियोपोल की बात हो, खुरासान की बात हो, ओडेसा की बात हो, बहुत जगहों पर हम देख रहे हैं कि रूस तबाही मचा रहा है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि यूक्रेन अगर पहली बार रूस के अंदर घुसकर एक शहर के ऑयल डिपो को निशाना बनाता है, तो फिर यूक्रेन भी अब अपनी एक नई वॉर स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ चुका है। वो भी ये बता रहा है, रूस को मैसेज दे रहा है कि हम भी वो कर सकते हैं जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नल शैलेंद्र, देखिए, वॉर में डिफेंसिव और ऑफेंसिव एक्शन हमेशा चलते रहेंगे। अभी तक हम देखते आए हैं कि रशिया ऑफेंसिव एक्शन पर था, यूक्रेन अपने जो भी ऑफेंसिव एक्शन ले रहा था वो डिफेंसिव थे। अगर ये खबर सच है कि यस, उन्होंने रशिया के एक ऑयल डिपो को उड़ाया है, तो इसके पीछे स्ट्रैटेजी ये नहीं होगी कि शायद अब वो फुल फ्लेजेड रशिया के ऊपर अटैक कर पाएंगे, ऐसी काबिलियत उनके पास है नहीं। दूसरी बात, ये यूक्रेन का खुद का कहना है, 90% तबाही हो गई, सारे एयरपोर्ट हमारे सारी एयर स्ट्रिप खत्म हो गई, एक तरीके से नो फ्लाई जोन यूक्रेन के ऊपर इम्पोज कर रखा है रशिया ने, वगैरह वगैरह। सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन सिर्फ ये प्रूव करना जरूर चाहेगा नेटो फोर्सेस को, यूएस को, कि देखिए हमारे पास लड़ने की अभी भी काबिलियत है, अभी भी जज्बा है, हम लड़ सकते हैं। आप कृपा कर कर हमें वो हथियार दीजिए जो ऑफेंसिव हो। ऑफेंसिव का मतलब है कि आप हमें विमान दीजिए, टैंक दीजिए, मिसाइल्स दीजिए, जो कि हम रशिया के अंदर तक अटैक कर पाए। लेकिन साथ ही साथ इट विल बी एट व्हाट कॉस्ट, इसकी जो कीमत चुकानी पड़ेगी वो है पीस। अगर यूक्रेन खुद मानता है, रशिया हमेशा से क्लेम कर रहा है, पूरे दुनिया के जितने एनालिस्ट हैं वो इस बात को क्लैरिटी से बोल रहे हैं कि रशिया के कंपैरिजन में यूक्रेन के पास वो फोर्स है ही नहीं, वो मिलिट्री हार्डवेयर है ही नहीं।
तो जीतने का तो सवाल नहीं उठता। अदरवाइज आप खुद सोचिए कि कहाँ रशिया ने 20 से 22 सिटीज के ऊपर कहर बढ़ाया हुआ सर है। आई डू अग्री विद और यू, आई डू अगर अग्री विद यू, यूक्रेन आज लेकिन जीत लेकिन गई, आप लोगों से ही मैंने सुना है, जाना है, समझा है कि युद्ध हौसलों से जीता जाता है। लॉजिस्टिक्स भले ही कम हो, लेकिन अगर आपके हौसले बहुत ज्यादा है, आपकी विल पावर बहुत ज्यादा है, तो आप युद्ध जीतते हैं। और बीते 37 दिनों में जो भी तस्वीरें सामने आई है, देखिए एक तरफ तो हम ये जानते हैं कि रूस ने अभी अपना सिर्फ 10 to 15% लॉजिस्टिक ही अभी इस पूरे युद्ध में इस्तेमाल किया है। अभी अगर वो पूरी तरह से आ जाए तो यूक्रेन तबाह हो जाएगा। लेकिन यूक्रेन ने जिस तरीके से अपना हौसला दिखाया, जिस तरीके से वो लगातार जवाब दे रहा है, और अब तो देखिए, अब इसे प्रोपेगेंडा वॉर भी कह सकते हैं, या जो भी तस्वीरें हैं, ये सच्चाई है कि रूसी सेना के अंदर अब फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना हाई हो गया है कि वो अपने सीनियर ऑफिशियल्स को भी मार रहे हैं। 7 जनरल्स मार दिए गए, आपस में लड़ गए, गोली चल गई। अभी ये भी खबर आ रही है कि पुतिन और रूसी सैनिकों के बीच में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। सलाहकारों ने गलत उनको जानकारी दी है, पुतिन ने अपने सलाहकारों को नजरबंद कर दिया। तो ये जो परिस्थितियां बन रही है, क्या वाकई आपको नहीं लगता कि ठीक है, यूक्रेन के लिए एक मुश्किल है, यूक्रेन दरअसल अमेरिका के हाथ की कठपुतली बनाए, लेकिन कहीं ना कहीं से ये परिस्थितियां रशिया के लिए भी प्रॉब्लमेटिक हैं? पुतिन भी अब थोड़ा परेशान हो रहे हैं इन परिस्थितियों से, ऐसा लग रहा है क्या आपको? नहीं, देखिए 35 डेज की वॉर में ये तो मानना पड़ेगा कि यूक्रेन का खुद का एक्नॉलेजमेंट है, पूरी दुनिया का असेसमेंट है कि काफी हद तक यूक्रेन के ऊपर 90% नहीं हुई होगी, 80% हुई होगी, 70%, बट काफी हद तक उनको नुकसान हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अदरवाइज बट साथ ही साथ ये भी मानना चाहिए कि 30 से 35 दिन तक आप उस यूक्रेनी सेना ने रशियन सैनिकों को रोक रखा है एडवांस करने में, कीव के ऊपर कब्जा नहीं होने दे रहे, बाकी जगहों पर भी लड़ाई चल रही है। ये सब मनोबल की वजह से है, ये सब हौसले की वजह से है, ये सब अपने पेट्रियोटिज्म की वजह से है। अदरवाइज अगर इक्वेशन देखी जाए, तो देखिए बड़ी सीधे सीधे एग्जांपल देते हैं कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश में 93,000 लोगों का सरेंडर क्यों कर दिया, हौसला छोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि वो 93,000 अगर लड़ते तो ये लड़ाई इंडिया पाकिस्तान की बांग्लादेश के लिए 7 दिन में खत्म हो गई, क्योंकि समझदारी कहिए, जान बचाना कहिए, या कायरता कहिए, जी यहाँ पर हम नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश का भी सहारा नहीं है, हमारे सैनिक बेकार में मारे जाएंगे। तो नियाजी साहब ने सरेंडर कर दिया। अब आ गई बात यूक्रेन की। यूक्रेन अब तक अभी भी होप अगेंस्ट होप लगाकर बैठा है कि नेटो फोर्स और यूएस कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि उनका इंटरफेरेंस इस वॉर में आ जाए। पुतिन का जो अब तक का सक्सेस है वो सिर्फ इसी कैलकुलेशन पर है कि उसे ये मालूम है कि नेटो फोर्सेस और यूएस फोर्सेस कभी भी यूक्रेन में आके लड़ाई नहीं लड़े। इस वजह से मैं हमेशा से कहता आया हूं, न्यूक्लियर ऑप्शन यूक्रेन के अगेंस्ट नहीं है, न्यूक्लियर ऑप्शन नेटो फोर्सेस के अगेंस्ट है, यूएस के अगेंस्ट है, जिसको वो रोके हुआ है। सो यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करना मुझे नहीं लगता कोई एक समझदार स्ट्रैटेजी रहेगी रशिया की तरफ से। जहां तक बात है लड़ाई की, लड़ाई चलती रहेगी, ये भी मानना पड़ेगा, कहीं किसी को सक्सेस मिलेगा, कहीं किसी और को। बीच में आया कि कुछ गांव यूक्रेन ने छुड़ा लिए, बिल्कुल छुड़ा लिए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कीव के खुद के मेयर का स्टेटमेंट आया कि ये जो विड्रॉल की बात करी है रशिया ने, ये गलत है, वो तो एग्रेशन पर है। तो देखिए ये अपने आप में कन्फ्लिक्ट करता है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चलती रहेगी, एक दूसरे के खिलाफ मनोबल गिराने वाली खबर। कंसंट्रेशन कहां पर है? आप देखिए जो सिचुएशन बनी हुई है अभी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आप रशिया है वो अटैक पर अटैक कर रहा है, यूक्रेन भी उसका रेसिप्रोकेट अब जवाब दे रहा है और ऑफेंसिव हो रहा है। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि अगर रशिया की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया जाता है कि तबाह कर दूंगा, जैसा कि पुतिन ने कहा था, एक लेटर पहुंचा था, नोट पहुंचा था, उन्होंने कहा कि जाकर कह दो कि तबाह कर दूंगा। फिर उन्होंने अगेन एक स्टेटमेंट फिर से अपनी दोबारा बात को दोहराई कि 9 मई को याद करके रखिए, नोट डाउन करके रखिए अपनी सैनिकों को। वो बार बार 9 मई का जिक्र करते हैं। ये जो 9 मई का जिक्र करना है, जो परिस्थितियां हैं उस हिसाब से तो बहुत लंबी चढ़नी चाहिए, लेकिन 9 मई क्या ऐसा करेंगे पुतिन कि 9 मई को सब कुछ रुक जाएगा और पुतिन के हाथ में सब कुछ होगा, रूस के हाथ में सब कुछ होगा?
हौसला अफजाई, इसी को बोलते हैं हौसला अफजाई। तबाह कर दूंगा, सच बताइएगा। ये जेलेंस्की के पास ऐसा कौन सा टेलीफोन है या ऐसा कौन सा सेंसर है कि जो भी कुछ पुतिन बोलते हैं वो सुन पाते हैं? वेस्टर्न कंट्रीज के पास ऐसी क्या कैपेबिलिटी है कि जो वो अंदर अपनी मीटिंग में बोलते हैं वो आपको पता चल जाती है? आप इस तरह की बातें करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब मैं बोलता हूँ हौसला अफजाई, देखिए तबाह करने की बात क्या है, वो यूक्रेन को डिग्रेड कर रहा है मॉरली, वो यूक्रेन का हौसला तोड़ रहा है, मनोबल कम कर रहा है कि देखिए आप लोग अभी तक जो हम अटैक कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, हम इससे और ज्यादा कर सकते हैं, और वो ज्यादा कर भी रहा है। लिथैलिटी अटैक्स की बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी अटैक की बढ़ रही है। जब से ये ड्रोन वॉरफेयर आ गया और ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। तो जब आप बात करते हैं तबाह कर दूंगा, तो तबाह का मतलब यही है कि अपने सैनिकों का एक मनोबल के देखिए हमारे पास अभी भी कैपेबिलिटी है, हम यूक्रेन को कभी भी तबाह कर सकते हैं। मुझे ये बताइए, यूक्रेन खुद क्लेम करता है कि 90% तबाह हो चुका है, बचा गया है फिर। जहां तक है बात 9 मई की, 9 मई नहीं, यूक्रेन ये भी तो कहता है ना कि हमने चर्निहिव को भी छुड़ा लिया, हमने चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर अगर रूसी सैनिक थे तो हमने ऐसा खदेड़ा कि वो अब पीछे कदम खींच रहे हैं। हम डॉनबास की तरफ भी हम आगे बढ़ चुके हैं, डॉनबास पर भी हमारा धीरे धीरे कब्जा होने वाला है। अब बेल्गोरोद में अगर घुसकर ऑयल डिपो पर अगर एयर स्ट्राइक होती है तो कहीं ना कहीं से यूक्रेन भी तो एक मैसेज दे रहा है ना सर। तो फिर कौन किसका, कहां पर किसका हौसला कम हो रहा है? इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं आपको बड़ा एक संतुलित व्यू दे रहा हूं कि वॉर में कहीं पर आप देखिए 20-22 सिटीज के ऊपर जब रशिया अटैक करता है तो ये कहना गलत हो जाएगा कि 22 के 22 में फुल सक्सेस रहेगा। 22 के 22 में से हो सकता है 2 गांव, 2 जगहों पर, 3 जगहों पर, 4 जगहों पर उसको पीछे हटना पड़ा होगा, क्योंकि यूक्रेन का उस पर्टिकुलर जगह पर ज्यादा जोर रहा होगा। एंड बाय द वे रशिया की ये स्ट्रैटेजी जरूर रही होगी कि जो फोर्सेस 20-22 सिटीज में लगी हुई है वो कहीं एक दूसरे के पास शिफ्ट ना कर पाए। तो ये अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो इसलिए आप उनको उसी जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड रखना चाहिए। मैं आपको 9 मई की बता रहा था। 9 मई रशियन आर्मी, रशियन पब्लिक, रशियन सिटीज, रशियन कंट्री के लिए काफी महत्वपूर्ण है, उनके दिल के बहुत करीब है ये डेट, क्योंकि वो इसे विक्ट्री डे मनाते हैं जी, वो विक्ट्री डे मनाते हैं। सो जैसे ही आप 9 मई की याद दिलाएंगे, जैसे आज की तारीख में हम हर बार पाकिस्तान के खिलाफ क्या याद दिलाते हैं? 71 वॉर याद दिलाते हैं, कारगिल वॉर याद दिलाते हैं। क्यों दिलाते हैं? सो दैट हमारे देशवासियों का हौसला बढ़े, पाकिस्तान के लोगों का हौसला कम हो और वो जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं हौसला बढ़ाने के लिए ये एक डेट है। लेकिन एक तस्वीर हम फिर से सर मैं जस्ट कमिंग टू यू, मैं आ रही हूँ आपके पास, लेकिन मैं पैनल से कहूँ एक बार फिर से जरा वो तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि हम जब कहते हैं कि शहर शहर तबाही है, यूक्रेन की तबाही, वो चाहे मारियोपोल की हो, खार्किव की हो, हर तबाही हम दिखा रहे हैं। लेकिन फुल फ्रेम करके जरा दिखाएं कि आज यूक्रेन ने अगर ऑयल डिपो पर अटैक किया है, अगर बेल्गोरोद शहर के अंदर ये अटैक हुआ है, तो ये यूक्रेन के लिए कितनी बड़ी सफलता मानी जाए। क्योंकि अभी तक हम लगातार देख रहे थे कि यूक्रेन की जो सेना है वो अलग अलग छोटे छोटे पॉकेट्स के रूप में रूसी सेना का सामना कर रही थी, पॉकेट्स के रूप में अलग अलग हिस्सों में रूसी सेना को रोकने की कोशिश हो रही थी। लेकिन अब रूस के अंदर घुसकर अगर एक प्रहार होता है तो एक डायरेक्ट, एक बड़ा मैसेज यूक्रेन की तरफ से भी साफ तौर पर दिया जा रहा है कि झुकने को तैयार नहीं, शहर शहर तबाही, ये गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें। इन्हीं तस्वीरों के साथ कर्नल शैलेंद्र आपके पास आते हुए, देखिए इन सब के बीच में एक बात तो तय है कि लड़ाई रूस या यूक्रेन के बीच में नहीं हो रही है। दरअसल असल लड़ाई तो रूस और नाटो देशों के बीच और अमेरिका खास तौर से। आप देखिए जिस तेल की बात हो रही थी कि प्रॉब्लम आएगी, तेल की महंगाई हुई है, और हमने बहुत शुरू में जब 24 फरवरी को पहला अटैक हुआ था उसके बाद ही ये चर्चा सरगर्म हो गई थी और वी वर द फर्स्ट वन जिसने कहा था कि देखिए अभी तो तेल मार्केट में अब मौका आया है कि अमेरिका बहुत जल्दी कूदेगा। 37वें दिन
का खात्मा भी नहीं हुआ और अमेरिका की तरफ से एक स्टेटमेंट आ जाता है कि 10 लाख बैरल वो तेल प्रोवाइड कराएंगे। अब यानी जिस तेल भंडार को लेकर पूरा ये खाका खींचा गया है, उसमें अमेरिका ने अपना फायदा अपने इस स्टेप के जरिए दिखाना शुरू कर दिया है। तो अब भी क्या कुछ लोग समझ पाएंगे जो ये यूक्रेन और रूस के बीच में बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि टेकन फॉर ग्रांटेड अब कौन ले रहा है, असल में इसके पीछे कौन है? देखिए, ये जो ऑयल ऑब्लिक एनर्जी रिलेटेड जो बिजनेस कंसर्न है, जो इकोनॉमिक कंसर्न है, जो रूबल वर्सेस डॉलर कंसर्न है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंसर्न्स हैं, ये कंट्री लेवल पर तो लोगों को समझ आते हैं जो इंटेलिजेंसिया है, बट ये जनरल पब्लिक को नहीं समझ आता। क्योंकि आज की तारीख में मैं अगर आपको इन्फॉर्म करूं कि अगर रूस हमें $35 के हिसाब से ऑयल दे रहा है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यूएस अगर हमें ऑफर करता है $100 पर, तो एज अ जनरल पब्लिक हम क्या चाहेंगे, हम क्या लेना चाहेंगे? एक बात। दूसरी बात, चलिए सबसे बड़ी बात जो अब आ रही है वो है कि मुझे अगर रशिया को पे करना है तो वो रुपीज में पे करना है, और जबकि अगर यूएस को पे करना है तो मुझे डॉलर में पे करना है। मैं क्या पसंद करूंगा? भारत की इकोनॉमी के खातिर, भारत की इकोनॉमी को जंप लेने के खातिर मैं $35 वाला जरूर बैरल रशिया से खरीदूंगा। मैं किसी भी हालत में रुपीज में जो मेरे साथ डील करे मैं उसको प्रेफरेंस दूंगा। तो ये जो एनर्जी डिप्लोमा है, मुझे आप एक बात बताइए, चलिए जर्मनी क्यों नहीं ले रहा? जर्मनी क्यों अपना ऑयल एंड नेचुरल गैस अभी तक रशिया से क्यों लेना चाह रहा है? ऐसा क्या खास बात है? क्यों नहीं रोक पा रहे हम? वो भी छोड़ दीजिए, यूएस ने जो सैंक्शंस लगाए वो एनर्जी ऑयल से रिलेटेड क्यों नहीं लगाए? भैया सैंक्शन लगा रहे थे, टोटल सैंक्शन लगाने चाहिए। आपने सेलेक्टिवली सैंक्शन लगाया हुआ है कि नहीं जी ऑयल पे नहीं लगाया, तो इंडिया कैन टेक अगर, लेकिन इंडिया को नहीं लेना चाहिए, इमोरल है, ये है, वो सब हमारे लिए बोल सकते हैं, वो एक अलग बात है। मुझे ये बताइए, अगर आपकी रशिया के पॉलिसी, विस्तारवाद की पॉलिसी से आपका झगड़ा है और अगर उसे चाइना सपोर्ट कर रहा है, तो आप चाइना के खिलाफ क्यों नहीं लगा पा रहे सैंक्शन? क्योंकि यूएस को पता है कि उसको कितना ज्यादा पैसा चाइना को देना है, वहां चुप्पी साध रखी है। तो ये जो अपनी देश के हितों की कन्वीनियंस है, अगर यूएस रख सकता है, तो भाई साहब इंडिया अगर उससे सीख कर ना सीखे तो बेवकूफ के अलावा और कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन युद्ध रुकवाने के लिए आप परिस्थितियां देख रहे हैं, अभी रूसी रिप्रेजेंटेटिव अगर भारत की सरजमी पर हैं, तो लगातार ये कहा जा रहा है कि देखिए भारत ही एक ऐसा है देश जो इसको रोक पाएगा। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इंडिया अकेला इस समय वो कंट्री है जहां सारे लीडर्स बात कर रहे हैं, जहां सारे लीडर्स आकर मिलकर जाना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रशियन जो लीडर आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ ये बात करेंगे कि जी वॉर में क्या हो रहा है, वो उसके अलावा बात करेंगे, वो उससे काफी हद बढ़कर बात करेंगे कि वो मोटिवेट करेंगे इंडिया को, वो इंडिया को हर वो अट्रैक्टिव ऑप्शन देंगे कि इंडिया रूस का साथ ना छोड़े किसी भी हालत में। सिमिलरली यूएसए के भी तो लीडर आए थे, उन्होंने भी क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम आपको टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हैं, हम मानते हैं आपके पास डिफेंस जो है डिपेंडेंसी रशिया के ऊपर है। इनफैक्ट जो रशियन आए होंगे वो जरूर इस पर टिप्पणी करेंगे कि आप बिल्कुल मत चिंता करिए, आपका जो हमारे पास से बिजनेस है, यानी इंडिया इस वक्त अगर देखें, इंडिया को अगर इस वक्त देखें तो वो उस कंपैटिबल कंबाइंड प्लेटफॉर्म पर है कि वो अगर कोई एक्शन लेता है तो सीधे सीधे इसका डायरेक्ट असर इस युद्ध पर पड़ेगा और भारत एक नया प्रणेता बनकर उभरेगा इस युद्ध को रोकने के लिए। थैंक यू सो मच सर। समय की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन आपने इन कम समय में भी जो बातें समझाई, इतना तो जरूर है कि ये जो परिस्थिति बनी है वैश्विक स्तर पर बहुत हद तक अच्छी नहीं है, क्योंकि युद्ध से बहुत कुछ खोता है आदमी, युद्ध से बहुत कुछ मिलता नहीं, बहुत कुछ खोया जाता है। लेकिन जो परिस्थितियां अभी बनी है उसमें अमेरिका को सबक सिखाने के लिए भी यह युद्ध जरूरी हो गया था। अब
परिस्थितियां थोड़ी बदल रही हैं। एक तरफ रूस है जो तैयार है चीजों को समझने और जानने के लिए और युद्ध को रोकने के लिए, लेकिन रोकने के लिए जो शर्तें हैं, क्या यूक्रेन उन शर्तों को पूरी तरह से मानेगा? इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। और चलिए, अब क्योंकि समय खत्म हो रहा है, इसलिए चलते चलते आपको जल्दी से दिखा देते हैं अभी की। चलिए, हम आपको दिखाएंगे वॉर 25, लेकिन फिलहाल अभी समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। हमें दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे कुछ खास खबरों के साथ, खास तौर से रूस और यूक्रेन के इस युद्ध से जुड़ी हुई तमाम पक्षों की बातों को लेकर। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं लावनी विनीत। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा, ताकि आप निरंतर प्रखर राष्ट्रवाद की खबरों के साथ जुड़े रह सकें।